शॉक मीन्स स्तब्धता। स्तब्धता का क्या मतलब होता है? कोई व्यक्ति शॉक में चला जाए। शॉक मतलब उसके सारे बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल वर्क हैं वो वर्क रुकने लगे, अवरुद्ध होने लगे। दैट इज कॉल्ड शॉक। जैसे आपने कुछ वर्ड सुने होंगे कि वो व्यक्ति शॉक में चला गया, हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया, या हम नॉर्मल सी कंडीशन में भी कहते हैं कि भाई उसे शॉक लग गया। शॉक लग गया मतलब बॉडी के अंदर जो प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही थी वो अचानक रुक गई और वो हक्का बक्का रह गया। अपन नॉर्मली बोलते हैं ना कि भाई यार मैंने एकदम उसको डराया और वो शॉक्ड हो गया। तो ये शॉक शब्द, स्तब्ध शब्द का अर्थ ही होता है कि कुछ भी उस समय माइंड में ना आना, मतलब स्टॉप हो जाना, सब कुछ स्टॉप हो जाना। इस चीज को हम शॉक के नाम से समझते हैं। अब हम इसको अपने शल्य शास्त्र की दृष्टि से देखें, आयुर्वेद में शल्य शास्त्र की दृष्टि से देखें तो हमारे आयुर्वेद में स्पेशली अलग से कोई शॉक करके रोगों का वर्णन नहीं किया गया है। कोई अलग से ऐसा रोगों का वर्णन नहीं है कि शॉक नाम से हमने अलग से रोग देखे हों, कि स्तब्धता नाम पर ही चैप्टर आ गया हो। नहीं, इसके लिए जो चैप्टर आए हैं वो कहीं कहीं कोटेशन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अष्टांग संग्रह में देखने को मिलता है, अष्टांग संग्रह में देखने को मिलता है। वहां वर्णन आता है, क्षीण रक्तस्य ही वायुर्मर्मायु उपन्य संग्रह मूर्छादीन करोति मरणम वा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो कि जब रक्त का क्षीण हो जाता है, रक्त का क्षीण हो जाता है तो मर्म को वायु पीड़ित करते हुए व्यक्ति को मूर्छा में ले जाती है और व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। जस्ट लाइक डेड, डेड पर्सनैलिटी उसकी हो जाती है, डेड टाइप का वो हमें नजर आता है। सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ शॉक और स्तब्धता इन आयुर्वेदा। ऐसे कई रेफरेंसेस आपको सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह में बहुतायत में देखने को मिलेंगे और कहीं कहीं पर आपको हारीत में भी देखने को मिलेंगे। मैंने आपको फर्स्ट डे जब पढ़ाया था, जब इंट्रोडक्शन हम देख रहे थे किसका, सर्जरी का, तो मैंने बोला था कि हारीत संहिता में भी, हारीत संहिता में भी प्रथम स्थान पर शल्य तंत्र को रखा गया है, जैसे सुश्रुत संहिता में रखा गया। जबकि सुश्रुत किसके, सुश्रुत शल्य शास्त्र के फैमिली से आते हैं। सुश्रुत जिसको बिलोंग करते हैं वो धन्वंतरी संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, धन्वंतरी संप्रदाय को बिलोंग करते हैं सुश्रुत। तो हमें मालूम है भाई ये सर्जन थे और सर्जन की कैटेगरी में सर्जरी को प्रथम स्थान पर रखा जाएगा। बट आत्रेय पुनर्वसु के या अग्निवेश संप्रदाय जिसको बोले, अग्निवेश संप्रदाय, आत्रेय पुनर्वसु के तो 7 के थे, अग्निवेश संप्रदाय के हारीत जो थे वहां पर भी सर्जरी को प्रथम स्थान दिया गया था। ये क्वेश्चन पीजी में ऑल इंडिया आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएशन टेस्ट जो AIA PGET जो होता है उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करता है। मैं आपको बताऊं, जब भी हम कोई भी चीज पढ़ेंगे, अभी हमारा सर्जरी चल रहा है, फिर हम काय चिकित्सा पर चलेंगे, पंचकर्म को भी थोड़ा देखेंगे, तो हम जब ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप हमेशा अपने पास एक डायरी और एक पेन लेकर के रहें, क्योंकि हमारी एक हैबिट है हमारी एकेडमी की कि हम आपको बुक्स के अंदर तो अंडरलाइन करवाएंगे जो आप प्रेफर करते हैं, कोई सिलेबस सभी सेम है, बट साथ में कुछ एक्स्ट्रा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको डायरी में नोट करवाएंगे। और जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके आना तो एक बार उस डायरी को जरूर देखना। डेफिनेटली 50% के ऊपर, लगभग 60 to 70% क्वेश्चंस वहीं से ही आपको मिल जाते हैं। तो ये
जहां भी आपको कंफ्यूजन वाले या अपवाद वाले एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, ऐसे पॉइंट मिलते हैं जो आपको कंफ्यूज्ड करें, मतलब वही ऑल इंडिया पीजी का क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। उससे थोड़ा सिंपल लगे तो वो स्टेट जो पीएससीज होती हैं हमारी आयुर्वेद की, चाहे एमपी पीएससी हो, चाहे हिमाचल पीएससी हो, चाहे यूपी पीएससी हो, कोई सा भी स्टेट का एग्जाम होता है, उस स्टेट के एग्जाम में हल्के से थोड़ा उससे पैटर्न थोड़ा सिंपल रहता है, बट क्वेश्चन मिलते हैं। अब इसके बाद सुश्रुत उत्तर तंत्र में, सुश्रुत उत्तर तंत्र में 46 बटा 90 श्लोक में ये लिखा है हमारे, स्तब्ध अंग दृष्टि त्वक सर्जा गूढ़ोच्छ्वासस्य मूर्छितः। क्या कहना चाह रहे हैं वो? अंग स्तब्ध हो गए, दृष्टि बाध्य हो गई, उसकी श्वास एकदम ज्यादा, उसको श्वास लेने में परेशानी आने लगी, श्वासोच्छ्वास, गूढ़ोश्वासोच्छ्वास मतलब श्वास काठिन्य होने लगा, ब्रीथलेसनेस, ये सिम्टम्स बता रहे हैं। अभी हम देखेंगे मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी ब्रीथलेसनेस भी होने लगी और व्यक्ति मूर्छित हो गया। मूर्छित मीन्स उसको होश ही नहीं है कि वो कहां पर है ना। तो जैसे एक रामायण का रेफरेंस आता है कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरणी में, लाए सजीवन प्राण उबारे। हमने ये जो चौपाई है इस प्रकार की हमने रामचरितमानस में, तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस में पढ़ी है। तो वहां पर उदाहरण मिलता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, कैसे मूर्छित हुए थे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, अगर मैं गलत बोलूं तो आप मुझे करेक्ट करना। शायद मेघनाथ या रावण का पुत्र का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, रावण के पुत्र ने उनके ऊपर जो बाण चलाया था, बाण मतलब एक कोई वेपन, उसका कुछ प्रयोग किया होगा उन्होंने, और उसके बाद वो उनके हृदय मर्म पर जाकर के लगा, और अचानक हमारे जो लक्ष्मण जी थे वो मूर्छित हो गए। और फिर हमारे हनुमान जी ने जाकर के वैद्य जी के कहने पर, वैद्य सुषेण का नाम आता है उसमें, वैद्य सुषेण के कहने पर जाकर के संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। इससे क्या पता चलता है, कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी जो थी वो कार्डियक पेशेंट्स पर वर्क करती थी। कहां? कार्डियक अरेस्ट पर, कार्डियक अरेस्ट पर वर्क करती थी संजीवनी बूटी। क्योंकि वहां कौन सी घटना घटी थी, वहां लक्ष्मण जी को हृदयघात या हृदय मर्म पर प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ था। तो ये हमने देखा अपने संहिताओं का पॉइंट ऑफ व्यू, और हमने अपने शास्त्रों का, अपने पुराण जो हमारी प्राचीन संस्कृति श्री रामचरितमानस से भी लिया। ऐसे जब आप ऋग्वेद भी पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में भी कई जगह पर इस प्रकार के रेफरेंस आपको देखने को मिलेंगे कि जब युद्ध होते थे तो व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं होती थी, उस समय कैसे लोगों को रिवाइव किया जाता था, रिवाइव कैसे किया। एक रोहिणी औषधि का नाम आता है, शायद 12वें चैप्टर में है, ऋग्वेद के 12वें चैप्टर में है, मैंने काफी समय पहले पढ़ा था। रोहिणी औषधि का नाम आता है। रोहिणी औषधि कैसी देखने में थी? रोहिणी औषधि रेड कलर की थी, या यूं कहें कि हमारी मांसपेशियां जिस कलर की होती हैं उस कलर की रोहिणी औषधि थी, और इसका लेप बना करके लगाते थे घाव पर, तो घाव बहुत जल्दी हील होता था। साथ में ब्लड सर्कुलेशन को ये बेटर करती थी। तो ये कार्डियक पेशेंट्स के साथ साथ ये वुंड हीलिंग में भी बहुत अच्छा वर्क करती थी। बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंसेस हैं, आप जब पढ़ेंगे तो आप महाभारत के
पुस्तक लेकर के आएंगे प्राचीन समय की, तो वहां पर भी इस प्रकार के युद्ध कौशल की चीजों में इस प्रकार के प्रयोग देखने को हमें प्राप्त होते हैं। चलिए अब हम मॉडर्न की तरफ अग्रसित होते हैं। मॉडर्न क्या कहता है? मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पहले हम यहाँ शॉक को देख रहे हैं। एक सेप्टिक शॉक की इमेज आपके सामने प्रस्तुत हो रही होगी। सेप्टिक शॉक में आपको दिख रहा होगा कि बैक्टीरिया वहां पर एक प्रोसेस कर रहे हैं। बैक्टीरिया आए यहाँ पर, बैक्टीरिया ने अपना काम किया, वाइट ब्लड सेल्स के साथ मिलकर के उन्होंने वाइट ब्लड सेल्स पर आक्रमण किया। वाइट ब्लड सेल्स ने जाकर के वहां फेगोसाइटोसिस की मूवमेंट की, साइटोकाइनेंस रिलीज किए। साइटोकाइनेंस रिलीज करने के बाद वहां पर प्रॉब्लम हुई। वहां पर प्रॉब्लम होने की वजह से ब्लड वेसल्स लीक हो गई। ब्लड वेसल्स लीक होना मतलब हमारी बॉडी में ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है। इंटरनली हीमरेज हुआ, जो मैंने आपको हीमरेज बताए थे, ये ब्लड वेसल्स लीक हुई और ब्लड यहां पर जो फ्लो हो रहा था वो बाहर की तरफ निकलने लगा, और बाहर की तरफ निकल के दो टिश्यूज के बीच में जाकर के उसने अपना हीमेटोमा टाइप का बना दिया। बट लगातार लीक हो रहा है, लगातार लीक हो रहा है। तो क्या हो सकता है? लगातार लीक होने पर कंडीशन हो सकती है कि वॉल्यूम ब्लड का या वाटर वॉल्यूम कम हो गया। कहां पर? ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में वो कम हो गया। तो सर्कुलेटरी पाथवे डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब हो गया सर्कुलेटरी पाथवे। अब डिस्टर्ब हो गया तो क्या बॉडी के अन्य ऑर्गन्स तक प्रॉपरली न्यूट्रिशन और अदर वो चीजें जो हमारे ब्लड के थ्रू सप्लाई होती हैं वो नहीं जा पाएंगी। देन कौन कौन से ऑर्गन अफेक्टेड होंगे? ब्रेन अफेक्टेड होगा हमारा, ब्रेन अफेक्टेड होगा हमारा, लंग्स अफेक्टेड होंगे हमारे, हार्ट अफेक्टेड हो सकता है, लिवर एंड किडनी, दीज ऑल ऑर्गन्स अफेक्टेड फर्स्ट ऑनसेट। फर्स्ट, सबसे पहले जो प्रभावित होने के चांसेस हैं, इन्हीं ऑर्गन्स के प्रभावित होने के चांसेस हैं। ब्रेन को सबसे पहले हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन, सबसे पहले प्रॉब्लम होती है, वहां हाइपोक्सीमिया की कंडीशन हो जाती है। हाइपोक्सीमिया क्या है? ये नया वर्ड समझ में आया आपको? नया वर्ड काफी शायद आप में से काफी परिचित होंगे, फिर भी हम जीरो से एक बच्चे की तरह पढ़ के चलते हैं। मैं मानता हूं आपको भी नहीं आता, मैं मानता हूं मुझे भी नहीं आता। हाइपोक्सीमिया, हाइपो वर्ड का अर्थ आप सभी समझते हैं। हाइपो मीन्स कमी, ऑक्स, ऑक्स को ऑक्सीजन से O2, और मिया मीन्स ब्लड से, मान लीजिए इसको अर्थ समझाने के पर्पज से मैं आपको बोल रहा हूं। तो कहां पर कमी हुई? ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन की कमी हुई। तो जिस अंग को ये जाना था, बॉडी के जिस अंग को ये जाना था, उस अंग में ये नहीं पहुंच पाया। दैट इज कॉल्ड ब्रेन। हमारे ब्रेन को प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाई तो क्या हुआ? ब्रेन के जितने भी सेंटर्स थे, या तो दो कंडीशन डेवलप होंगी, या तो हाइपर एक्टिवेटेड होंगे या हाइपो एक्टिवेटेड या सप्रेस्ड जिसको बोलते हैं। जब वो सप्रेस्ड होंगे तो बॉडी के न्यूरोलॉजिकल पाथवे डिस्टर्ब होंगे, न्यूरोलॉजिकल पाथवे डिस्टर्ब होंगे। तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से हमारी बॉडी का कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी। अब इसको एक सिंपल अपने भौतिक वातावरण से जोड़ के चलते हैं। हम फिजिक्स में चल के देखते हैं अब इसको।
एक वायर है, ये वायर है, और ये वायर यहां पर बल्ब लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, फिर ये वायर आगे जाता है, यहां फ्रिज रखा हुआ है, ये फ्रिज है, ये बल्ब है। मान लीजिए 240 वोल्ट हमारे यहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मैं 240 से हटा करके 60 वोल्ट तक ले जाता हूं, और इस वायर में वो करंट में प्रवाह करता हूं, कितना, 60 वोल्ट का। तो क्या ये बल्ब जलेगा जितना जलना चाहिए? नहीं जलेगा। क्या ये फ्रीज उतना वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हर चीज का एक पैरामीटर होता है। हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर दो चीज होती है। देखिए, एक होता है कार्डियक आउटपुट। क्या होता है? एक कार्डियक आउटपुट। दूसरा क्या होता है? SVR। SVR मीन्स सिस्टेमिक वेसल्स रेजिस्टेंस। सिस्टेमिक वेसल्स रेजिस्टेंट। सिस्टेमिक वेसल्स रेजिस्टेंस क्या है? इसमें ब्लड वेसल्स की लेंथ और उसकी चौड़ाई पर जो इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को हम सिस्टेमिक वेसल रेजिस्टेंस से नापते हैं। आप समझ रहे होंगे कि बॉडी के सिस्टम्स में ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बहता है? ब्लड बहता है। तो ब्लड वेसल्स के ऊपर जो रेजिस्टेंस पैदा होता है, उस रेजिस्टेंस को हम माप रहे हैं। ये बहुत डिटेल्ड हो जाता है, बट मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूं कि इन वर्ड को आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी आपके एग्जाम में ना तो ये आने हैं और ना ही ये पीजी के बेसिस पर आते हैं, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं। लेकिन कार्डियक आउटपुट आपको मालूम है। तो कार्डियक आउटपुट जितना होता है, जैसे 240 वोल्ट की हमें लाइट सप्लाई कर रहे थे, उसकी जगह हमने 60 वोल्ट कर दिया। ऐसे ही हमारा कार्डियक आउटपुट जो होता है, उस कार्डियक आउटपुट से यदि हमारी वैल्यू कम कर दी जाए तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स उतने परफेक्टली अपना काम ना करते हुए उस काम से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो यहां से एक अलग डेफिनेशन निकल के आती है, द शॉक इज अ स्टेज ऑफ कोलैप्स ऑफ द सर्कुलेशन। हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, अचानक उसमें कोलैप्स हो जाना, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाना, हमें शॉक की कंडीशन में या स्तब्धता की कंडीशन में या मूर्छा की कंडीशन में ले जाने के लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, आपको लीकेज दिख रहा होगा, आपको ये लीकेज दिख रहा है। देखिए, ब्रेन के अंदर लीकेज हो रहा है, जस्ट मैं जो अभी बात कर रहा हूं, ये जो लीकेज है आपको दिख रहा है, ये जो लीकेज आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है लीकेज। ये लीकेज अंदर देखो, ये यहां पर हो रहा है। इसका हमने सेक्शन कट करके यहां देखा तो इस प्रकार से हमें शो हो रहा है। तो यहां पर एक लंबे समय तक रहेगा तो हो सकता है ब्रेन श्रिंक भी करने लगे, ब्रेन श्रिंक भी करने लगे, व्यक्ति डेथ में भी जा सकता है। या कई बार क्या होता है कि ब्लड लीक होने के बाद वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन या थ्रोम्बस वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा, थ्रोम्बस, या जिसको क्लॉट भी बोल सकते हैं। कुल मिलाकर के ब्लड वेसल्स के अंदर एक अवरोध टाइप का पैदा हो सकता है। ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ऐसे क्लॉट जम गया तो अवरोध पैदा हो गया। अब यहां से ब्लड आ रहा है लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है,
तो यहां तक का ऑर्गन का तो न्यूट्रिशन अच्छा होगा, बट यहाँ के ऑर्गन का न्यूट्रिशन या यहाँ के पार्ट का न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं होगा। तो व्यक्ति नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो कहलाती कोमा। कोमा में भी जा सकता है, कोमा में भी जा सकता है, या एनेस्थेटिक प्रोसेस में भी जा सकता है, संज्ञा हरण की कंडीशन। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो यही होगा। तो आपने इस प्रकार से इसको देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। अब हम इसकी फिजियोलॉजी समझ लेते हैं थोड़ा। मैंने अभी आपको समझाया भी था कि कार्डियक आउटपुट जो होता है वो कार्डियक आउटपुट यदि कम हो जाएगा तो हाइपोवॉल्यूमिक की कंडीशन डेवलप होगी। दैट इज कंडीशन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक, कि हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन डेवलप हुई। उसके बाद वीनस रिटर्न जो होता है, वापस जो वीनस रिटर्न आता है हमारे, कहाँ आता है वीनस रिटर्न? सुपीरियर वेना केवा के थ्रू कहां पर आता है? हार्ट के अंदर। वो वीनस रिटर्न कम होता है और प्रीलोड भी कम होता है। जब वो अंदर कम आएगा तो जाएगा कितना? वो जाएगा भी कम। अब एक मैं नॉर्मल सा आपको एक डायग्राम बना के बता रहा हूं। ये किसी के पैर हैं, ये किसी के पैर हैं। अब ये पैर, एक व्यक्ति का पैर ऐसा है, एक व्यक्ति का पैर ऐसा है। डायग्राम थोड़ा बेकार बन रहा है बट अब समझने के बेसिस पर देखना है। तो बताइए, इनमें से जो फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला जो पैर है, उसमें से किसके पैर में आपको एडिमा की कंडीशन लग रही है, स्वेलिंग की कंडीशन लग रही है? जरा बताइए मुझे, कोई भी बता सकता है। सेकंड। सेकंड में, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड में लग रही है, क्यों? क्योंकि हमें देखते ही बनता है। जब हम इसको दबाते हैं, आप एग्जामिनेशन कीजिएगा जब भी आप पेशेंट को देखें, जब हम इसको दबाते हैं तो वहां पे पिटिंग, एक गड्ढा टाइप का बन जाता है। इस प्रकार से गड्ढा एक बन जाता है, इस प्रकार से गड्ढा बन जाएगा। और ये जो गड्ढा पिटिंग होगा, कुछ समय बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसको बोलते हैं पिटिंग इडीमा। किन कंडीशंस में देखने को मिलता है? अभी आगे हम उन चीजों को पढ़ेंगे। अभी जस्ट इसी में हम आज ही इस चैप्टर को हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कल ये फिनिश हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है। कार्डियक जो एक तो होता है यहां पर रीनल, रीनल फेल्यूअर की कंडीशन में, दूसरा डायबिटीज की कंडीशन में, तीसरा कार्डियक प्रॉब्लम जिसमें कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेजेस, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, सीएडी जिसको बोलते हैं कैड के नाम से, उनमें ये देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? वीनस रिटर्न जो है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वीनस रिटर्न जो है वो वीनस रिटर्न डिक्रीज्ड हो जाता है। वापस हार्ट की गतिविधि कमजोर होने की वजह से, या ब्लड वेसल्स की वाल्व की कंडीशन बिगड़ने की वजह से, या रीनल फंक्शन जीएफआर बिगड़ने की वजह से, जो हमारे बॉडी के एंड पार्ट्स हैं, चाहे हमारे आंखों के नीचे का एरिया हो, इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन जो ये होता है, आंखें हैं, इसके नीचे का ये जो रीजन रहता है, ये जो रीजन, इस रीजन में स्वेलिंग आ जाएगी। फेशियल एडिमा भी मिल जाता है किसी किसी में, फेशियल एडिमा भी मिल जाता है किसी किसी में। और हमारे पैरों में, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट फोर्स वर्क करता है, कब? जब जब हमारा वीनस फ्लो अच्छा होता है, तो ये डिक्रीज्ड प्रीलोड हो जाता है, डिक्रीज्ड प्रीलोड हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसकी वजह से जब आएगा कम ब्लड तो जाएगा कम। जिसको इस डायग्राम से समझ के देख लेते हैं हम। ये हमारा हार्ट हो गया, ये एट्रियम हो गए, वेंट्रिकल हो गया। अब यहां पर वीनस के थ्रू, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड आया कम, कम ब्लड आया है, तो यहां से जो ब्लड जाएगा वो कैसा जाएगा?
ज्यादा या कम? ऑब्वियसली कम ही जाएगा। 5 लीटर मैंने आपको पानी भर के दिया, तो आप अगले तक मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 5 लीटर। लेकिन उसकी टंकी 10 लीटर की है, तो खाली कितना रह जाएगा? 5 लीटर। 5 लीटर खाली रह गया, 50% खाली रह गया। तो समझिए कि जब कार्डियक आउटपुट कम होगा, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, मैंने कार्डियोलॉजी का जो वीडियो डाला था वो आपने शायद देखा हो, और पढ़ाया भी था मैंने आपको, कि ब्लड वेसल्स के अंदर इलास्टिसिटी की क्षमता होती है। किसकी वजह से? नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से इलास्टिसिटी की क्षमता होती है। वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, सिकुड़ती है, वेसल्स डायलेट करती है, फैलती है। वो क्षमता कम हो जाती है किसी कारण से, या कम हो या ना हो, ब्लड वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, तो ये इलास्टिसिटी की क्षमता जो होती है वो इसको बैलेंस करती है, तो वो उसकी क्षमता से भी बाहर हो जाता है। अब ब्लड वेसल्स भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके हमारी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रही, बीपी को मेंटेन नहीं कर पा रही है। इस कंडीशन को हमने हाइपोटेंशन के नाम से जाना, हाइपोटेंशन के नाम से जाना। फिर आता है परफ्यूजन फेल्यूर, टिश्यू हाइपोक्सिया। वही कंडीशन जस्ट मैंने अभी आपको बताया, हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सीमिया। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहां से भी टिश्यू में भी प्रॉब्लम आने लगती है, और टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन्स बने होते हैं, तो ऑर्गन डिसफंक्शन होने लगते हैं। जस्ट मैंने आपको बताया वल्व एंड फ्रीज का एग्जांपल, कि अगर 240 वोल्ट से सप्लाई करके मैंने 60 वोल्ट पर, 60 तो बहुत ही कम हो गया, अगर मैं 240 से 200 या मैं 150 भी करता हूं ना सप्लाई, तो हमारे घर के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, जिनकी कैपेसिटी होती है, वो वर्क नहीं कर पाते, उनका लोड गड़बड़ होने लगता है। ठीक इसी प्रकार हमारी बॉडी में जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं, जिनका जस्ट मैंने अभी नाम बताया था, हार्ट हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गई, जो मेजर ऑर्गन है, उनको भैया ज्यादा बोल्ट चाहिए, ज्यादा ब्लड चाहिए, तो वो डेड सबसे पहले होते हैं, सबसे पहले उन ऑर्गन्स का फेल्योर होता है। और जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, इनको कम मात्रा में ब्लड की सप्लाई होती है, बहुत ही कम मात्रा में, वो सबसे लास्ट में क्रम वाइज, एक सीरियल वाइज वो डेड होने लगते हैं।